क्योंकि अभी तक हमने 4 अध्याय पढ़े हुए हैं। 11th क्लास की ये एनसीईआरटी है, जिसका टाइटल बुक का है विश्व इतिहास के कुछ विषय, यानी कि हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। आइए दोस्तों, हम वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ साथ यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में यायावर साम्राज्य की स्थापना हुई, यानी कि जो आप बोलते हैं कि नोमैड, इनको इंग्लिश में बोल सकते हैं ना, जो घुमंतु होते हैं उनकी बात करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों का अल्टीमेट ऑडियो पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और बहुत ही उम्दा जानकारी के लिए जो लोग हमें लगातार देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब स्टार्ट करते हैं कि यायावर साम्राज्य क्या है। यायावर साम्राज्य की अवधारणा विरोधात्मक प्रतीत हो सकती है। यह तर्क दिया जा सकता है कि यायावर लोग मूलतः घुमक्कड़ होते हैं, यानी कि घूमते हैं, घुमंतु जिनको कहा जा सकता है। यह भी कहा जा सकता है कि सापेक्षिक तौर पर एक अविभेदित आर्थिक जीवन और आरंभिक राजनीतिक संगठन के साथ परिवारों के समूहों में संगठित होते हैं। दूसरी ओर साम्राज्य शब्द, ये यहाँ पर दिया हुआ साम्राज्य शब्द यानी कि एम्पायर है ना, शब्द भौतिक स्थिति को दर्शाता है। साम्राज्य ने जटिल सामाजिक और आर्थिक ढांचे में स्थिरता प्रदान की है और एक सुपरिष्कृत प्रशासनिक व्यवस्था यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के द्वारा एक व्यापक भूभागीय प्रदेश में सुचारू रूप से शासन प्रदान किया। लेकिन कई बार समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं बहुत संकीर्ण व गैर ऐतिहासिक हो जाती हैं, क्योंकि वे किसी बंधे बंधाए सांचे में उन्हें डालते हैं। ये परिभाषाएं तब त्रुटिपूर्ण सिद्ध होती हैं जब हम यायावर समूह द्वारा निर्मित उनके कुछ साम्राज्य संबंधी संगठनों का अध्ययन करते हैं। इससे पहले हमने अध्याय 4 में पढ़ा हुआ था, जिसमें मुस्लिम साम्राज्य की बात कर रहे थे। तो उसमें हमने इस्लामिक इलाकों में राज निर्माण का अध्ययन किया, जो अरब प्रायद्वीप की बद्दू यायावर परंपरा पर आधारित था। अब यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट क्या ध्यान देना है कि अरब में कौन सी है? बद्दू, एक ट्राइब है, ये ध्यान देना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस अध्याय में एक भिन्न वर्ग के यायावरों का अध्ययन किया गया। ये हैं मध्य एशिया के मंगोल, जिन्हें 13वीं-14वीं शताब्दी में पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना चंगेज खान के नेतृत्व में की थी। यानी कि अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये याद रखना है नाम को आपको, किसका? चंगेज खान। इसका साम्राज्य यूरोप और एशिया महाद्वीप तक विस्तृत था। कृषि पर आधारित चीन की साम्राज्यिक निर्माण व्यवस्था की तुलना में शायद मंगोलिया के यायावर लोग दीनहीन जटिल जीवन से दूर एक सामान्य सामाजिक और आर्थिक परिवेश में जीवन बिता रहे थे। लेकिन मध्य एशिया के ये यायावर एक ऐसे अलग थलग द्वीप के निवासी नहीं थे जिन पर ऐतिहासिक परिवर्तनों का प्रभाव न पड़े। इन समाजों ने विशाल विश्व के अनेक देशों से संपर्क रखा, उनके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ा और उनसे बहुत कुछ सीखा, जिनके वे एक महत्वपूर्ण अंग थे। इस अध्याय से हमें ज्ञात होता है कि मंगोलों ने चंगेज खान के नेतृत्व में किस प्रकार अपनी पारंपरिक सामाजिक और राजनीतिक रीति रिवाजों को रूपांतरित कर एक भयानक सैनिक तंत्र और शासन संचालन की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया। मंगोलों के सामने यह चुनौती थी कि वे केवल अपनी स्टेपी परंपराओं के जरिए हाल में ही में विजित क्षेत्रों की शासन नहीं चला सकते थे। यह इस वजह से था कि नए क्षेत्र में उन्हें तरह तरह के लोगों, अर्थव्यवस्थाओं और धर्मों का सामना करना पड़ा। जब आप किसी नए प्लेस में जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि डिफरेंट कल्चर होगा, अलग होंगे, है ना, रिलीजन्स होंगे, कास्ट होगी एंड सोसाइटी होगी। तो ये फिर उसकी टेरेंस होंगे, जियोग्राफिकल फीचर्स होंगे कुछ। तो यहाँ पर इनकी सबकी बात कर रहा है कि लोगों की अर्थव्यवस्थाओं और धर्मों का सामना करना पड़ा। अब यहाँ पर हम फिर से बात करें तो जब उसको इन चीज़ों का सामना करना पड़ा तो अपना यायावर साम्राज्य बनाने के लिए उन्हें नए कदम उठाने पड़े और समझौते भी करने पड़े। इस साम्राज्य का यूरेशिया के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसने मंगोलों के समाज के चरित्र और संरचना को हमेशा के लिए बदल डाला। यहाँ पर स्टेपी निवासियों ने आमतौर पर अपना कोई साहित्य नहीं रचा, इसलिए हमारे इन यायावरी समाजों का ज्ञान मुख्यतः इतिवृत्तों, यात्रा वृत्तांतों यानी कि जो ट्रेवलर्स पकड़ते हैं, नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेज से प्राप्त होता है। इन लेखों की यायावरों के जीवन संबंधी सूचनाएं अज्ञात और पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हैं। मंगोलों की साम्राज्यिक सफलताओं ने अनेक सिद्धांतों को अपनी ओर आकर्षित किया। उनमें से कुछ ने
अपने अनुभवों के यात्रा वृत्तांत लिख डाले, यानी लिखे। अन्य मंगोल अधिपतियों के राज्याश्रय में रहे। इन व्यक्तियों की पृष्ठभूमि अलग अलग थी। वे बौद्ध, कन्फ्यूशियसवादी, ईसाई, तुर्क और मुसलमान थे। यद्यपि इन लोगों को मंगोल रीति रिवाजों का ज्ञान नहीं था, इनमें से अनेक ने इनके विषय में सहानुभूतिपरक विवरण और यहाँ तक कि उनके प्रशस्तियाँ भी लिखी। इंस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं, प्रस्तुतियाँ लिखी। ऐसे विवरणों ने यूरेशिया के शहरों से उपजे इन निंदापूर्ण लेखों को चुनौती दी, जिनमें मंगोलों को स्टेपी लुटेरा बताकर हाशिए पर डाल दिया जाता था। इस सबसे मंगोलों की तस्वीर पहले से कहीं ज्यादा जटिल हो गई। अतः मंगोलों का इतिहास हमें ऐसे रोचक तथ्य उपलब्ध कराता है जिससे कि सामान्यतः अभ्रमणशील समाजों द्वारा जिस ढंग से यायावर समुदायों को आदिम बर्बर के रूप में पेश किया गया, उस पर यह प्रश्न चिन्ह लग जाता है। यानी कि अब यहाँ पर आप जानेंगे कि बर्बर क्या है। बर्बर अंग्रेजी शब्द है बारबेरियन से, जिसकी उत्पत्ति हुई है ना। तो यूनानी भाषा के बारबरोस सबसे उत्पन्न हुआ, जिसका तात्पर्य गैर कानूनी लोगों से, जिनकी भाषा यूनानियों को बेतरतीब, कोलाहल, बर्बर के समान लगती थी। यूनानी ग्रंथों से बर्बरों को बच्चों की तरह दिखाया गया, जो सुचारू रूप से बोलने या सोचने में असमर्थ, डरपोक, विलासप्रिय, निष्ठुर, आलसी, लालची और स्वशासन चलाने में असमर्थ थे। यह रूढ़िगत घिसी-पिटी धारणाएं रोमवासियों के पास गई। रोमवासियों ने बर्बर शब्द का प्रयोग जर्मन जनजातियों गॉल्स और हूण जैसे लोगों के लिए किया। चीनियों ने स्टेपी प्रदेश के बर्बरों के लिए दूसरे शब्दों का प्रयोग किया, पर उनमें से किसी भी शब्द के सकारात्मक अर्थ नहीं थे। पुनः वापस आते हैं। संभवतः मंगोलों पर सबसे बहुमूल्य शोध कार्य 18वीं और 19वीं शताब्दी में रूसी विद्वानों ने उस काल में किया, जब जार शासक मध्य एशियाई क्षेत्रों में अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर रहे थे। ये कार्य औपनिवेशिक वातावरण में हुए, जो प्रायः हमें सर्वेक्षण टिप्पणियों के रूप में मिलते हैं। इन्हें यात्रियों, सैनिकों, व्यापारियों और पुराविदों ने तैयार किया था। प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में सोवियत गणराज्य के विस्तार के उपरांत नवीन मार्क्सवादी इतिहास लेखन में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रचलित उत्पादन प्रणाली सामाजिक संबंधों की प्रकृति को निर्धारित करती है। इसने चंगेज खान और उभरते हुए मंगोल साम्राज्य को मानव विकास की उस संक्रमण व्यवस्था के दायरे में रखा, जिसमें जनजातीय उत्पादन प्रणाली से सामंती उत्पादन प्रणाली की ओर परिवर्तन हो रहा था। यानी कि ट्राइब से, एक जनजात से इनका जो था इवोल्यूशन हो रहा था, जो उदय हो रहा था, एक संक्रमण व्यवस्था के दायरे में रखा। क्यों? क्योंकि उनका जो डेवलपमेंट धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट। सो ये परिवर्तन सापेक्षिक रूप से एक वर्गहीन सामाजिक व्यवस्था से उस सामाजिक व्यवस्था की ओर हुआ जिसमें कृषक, भूस्वामी और लार्ड के बीच में एक विशाल अंतर पैदा हो गया। यहाँ पर ट्राइब क्या है? यहाँ पर उनकी कोई क्लास नहीं हुआ करती थी। जब धीरे धीरे ह्यूमन डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ तो ये उसकी तरफ बढ़ते चले गए। तो यहाँ पर इसकी बात की जा रही है। नेक्स्ट, यहाँ पर बता रहा है कि कृषक, भूस्वामी और लार्ड के बीच एक विशाल अंतर पैदा हो गया। इतिहास की ऐसी निर्धारित व्याख्या का अनुसरण करने पर भी मंगोल भाषाओं, उनके समाज और संस्कृति पर अति उत्तम शोध बोरिस याकोवेलिच व्लादिमिर्स्टाव जैसे अन्य विद्वानों ने किया। दूसरे अन्य विद्वान वेस्ली व्लादिमिरोविच बार्टोल्ड ने सोवियत विचारधारा का समर्थन नहीं किया। एक ऐसे समय जब स्टालिन के शासनकाल में आंचलिक राष्ट्रवाद के कारण घबराहट व्याप्त हो गई थी, तब बार्टोल्ड के द्वारा चंगेज खान और उनके वंशजों के अधीन मंगोलों का जीवन और उनकी उपलब्धियों के सकारात्मक और सहानुभूतिपरक विवरण ने उन्हें
अभिवेचकों सेंसर्स के रोष का पात्र बना दिया। उन्होंने बार्टोल्ड की रचनाओं के प्रसार पर कठोरतापूर्वक पाबंदी लगा दी और केवल 1960 के दशक में उदारवादी ख्रुश्चेव युग के दौरान इसके उपरांत ही उनकी रचनाओं को 9 खंडों में प्रकाशित किया गया। पार महाद्वीपीय मंगोल साम्राज्य के विस्तार का मतलब यह भी था कि जो शोध के स्रोत विद्वानों को उपलब्ध हैं वे अनेक भाषाओं में रचे गए हैं। इनमें सबसे निर्णायक स्रोत चीनी, मंगोली, फारसी, अरबी भाषा में उपलब्ध हैं, पर महत्वपूर्ण सामग्रियां हमें इतालवी, लातिनी, फ्रांसीसी और रूसी भाषा में मिलती हैं। अक्सर एक ही मूल ग्रंथ भिन्न आशय के साथ 2 अलग अलग भाषाओं में प्रस्तुत किए गए। उदाहरण के लिए चंगेज खान के विषय में सबसे प्राचीन विवरण मंगकोल-उन न्यूटोबियन मंगोलों के गोपनीय इतिहास। क्या है? मंगोलों के गोपनीय इतिहास, जो मंगोली और चीनी भाषा में मिलते हैं, एक दूसरे से अलग हैं। इसी तरह मार्को पोलो द्वारा मंगोल राजदरबार का यात्रा वृत्तांत, जो कि इतालवी और लातिनी भाषा में उपलब्ध है, वे एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। चूंकि मंगोलों ने अपने बारे में स्वयं बहुत कम साहित्य रचा और विदेशी सांस्कृतिक वातावरण में रहने वाले विद्वानों ने उनके बारे में ज्यादातर लिखा, अतः इतिहासकारों को उन विदेशी मूल रचनाओं में जिनमें वाक्यांशों का प्रयोग हुआ है उसका मंगोल भाषा के करीबी अर्थ निकालने के लिए वाग्गमी मानसक की भूमिका अदा करनी पड़ती है। इगोर दे रेखेविल्स मंगोलों का गोपनीय इतिहास और गेरहार्ड डोफर, जिन्होंने ऐसी मंगोल और तुर्की शब्दावलियों पर काम किया जो फारसी में शामिल हो गई, जैसे विद्वानों की रचनाएं मध्य एशिया के यायावरों के इतिहास को पढ़ने की कठिनाइयों को उजागर करती हैं। हम इस अध्याय में आगे चलकर देखेंगे कि चंगेज खान और मंगोलों के विश्वव्यापी साम्राज्य के बारे में उनकी अविश्वसनीय उपलब्धि के बावजूद उद्यमी विद्वान अनुसंधानकर्ताओं को अभी बहुत कुछ छानबीन करना बाकी है। भूमिका, यानी कि अब हम यहाँ पर भूमिका की बात करेंगे। 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में यूरो एशियाई महाद्वीप के महान साम्राज्यों ने मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश में एक राजनीतिक शक्ति के अभ्युदय के एक बड़े खतरे का अनुभव किया, है ना। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये यूरोप है, इधर वेस्ट में, यहाँ काला सागर दिखाई दे रहा होगा आपको, फिर बाइजेंटाइन एम्पायर, मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर, लाल सागर, ये अरब है, कैस्पियन सागर, मंगोल साम्राज्य। अब मंगोल साम्राज्य आप देखिए कि ये पूरा का पूरा यहाँ मॉस्को यानी रसिया में, मंगोलिया, काराकोरम, पूरा चीन, तिब्बत, तुर्फान, ताशकंद, समरकंद, बल्ख, हेरात, निशापुर, बुखारा, यानी कि आज के जो ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान, ये सब के सब रीजन मंगोल साम्राज्य में हुआ करते थे। चंगेज खान मृत्यु, जिनकी 1227 ने मंगोलों को संगठित किया, पर चंगेज खान की राजनीतिक दूरदर्शिता मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश मंगोल जातियों का एक महासंघ मात्र बनाने से कहीं अधिक दूरगामी थी। उसे ईश्वर से विश्व पर शासन करने का आदेश प्राप्त था। यद्यपि उसका अपना जीवन मंगोल जातियों पर कब्जा जमाने में और साम्राज्य संलग्न क्षेत्र जैसे उत्तरी चीन, तुरान, ट्रांसऑक्सियाना, अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान, रूसी स्टेपी प्रदेशों के विरुद्ध युद्ध अभियानों के नेतृत्व और प्रत्यक्ष संचालन में बीता, तथापि उसके वंशजों ने इस क्षेत्र को से आगे जाकर चंगेज खान के स्वप्न को सार्थक किया एवं दुनिया के सबसे विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, ह्यूज एम्पायर, है ना। चंगेज खान के आदर्शों के मुताबिक उसके पोते मोंके ने फ्रांस के शासक लुई नवे को यह चेतावनी दी कि स्वर्ग में केवल एक शाश्वत आकाश है और पृथ्वी का केवल एक अधिपति, चंगेज खान स्वर्गपुत्र। जब शाश्वत स्वर्गपुत्र की शक्ति से संपूर्ण विश्व सूर्य के उदय से लेकर अस्त होने तक आनंदित और शांति में रहेगा, तब यह स्पष्ट होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। यद्यपि आपने शाश्वत स्वर्ग की आज्ञप्ति को समझ लिया है, फिर भी आप इस पर विश्वास न करते हुए ध्यान नहीं देना चाहते हैं और
केवल यह कह देते हैं कि हमारा देश दूर है, हमारे पर्वत विराट है, हमारे समुद्र विशाल हैं। ये ऐसा किसने कहा? मुमकिन है। अब आगे बात करें, अगर इस विश्वास के साथ आप हमारे विरुद्ध सैन्य बल लेकर आएंगे तो हम भी जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसा उस शाश्वत स्वर्ग को भी पता है जिसने कठिनाई को आसान बनाया और सुदूर को निकट ला दिया। ये केवल कोरी धमकियां ही नहीं थी। चंगेज खान के एक दूसरे पोते बाटू ने अपने 1236 से 1241 के अभियानों में रूस की भूमि को मॉस्को तक रौंद डाला और पोलैंड, हंगरी पर विजय प्राप्त कर वियना के बाहर पड़ाव डाल दिया। 13वीं शताब्दी तक यह लगने लगा कि शाश्वत आकाश मंगोलों के पक्ष में था। चीन के अधिकांश भाग, मध्य पूर्व एशिया और यूरोप से मानने लगे कि चंगेज खान की आबाद दुनिया पर विजय ईश्वर का गुस्सा है और यह कयामत के दिन की शुरुआत है। बुखारा पर कब्जा। परवर्ती 13वीं शताब्दी के ईरान के मंगोल शासकों ने के एक फारसी इतिवृत्तकार जुवैनी ने 1220 में ईस्वी में बुखारा के विजय का वृत्तांत दिया। जुवैनी के कथानुसार नगर की विजय के बाद चंगेज खान उत्सव मैदान में गया, जहां पर नगर के धनी व्यापारी एकत्रित थे। उसने उन्हें संबोधित कर कहा, अरे लोगों, तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि तुम लोगों ने अनेक पाप किए हैं और तुमसे जो अधिक संपन्न लोग हैं उन्होंने सबसे अधिक पाप किए हैं। अगर तुम मुझसे पूछो कि इसका मेरा पास क्या प्रमाण है, तो इसके लिए मैं कहूँगा कि मैं ईश्वर का दंड हूँ। यदि तुमने पाप न किए होते तो ईश्वर ने मुझे दंड ये तुम्हारे पास न भेजा होता। अब कोई व्यक्ति बुखारा पर अधिकार होने के बाद खुरासान भाग गया था। उससे नगर के भाग्य के बारे में पूछने पर उसने उत्तर दिया, वे नगर आए, दीवारों को ध्वस्त कर दिया, जला दिया, लोगों का वध किया, लूटा और छल दिए। मंगोलों ने किस प्रकार अपने साम्राज्य का निर्माण किया और दूसरे विश्व विजेता सिकंदर की उपलब्धियों को बौना बना दिया। पूर्व औद्योगिक काल में जब प्रौद्योगिकी संचार व्यवस्था अपर्याप्त थी, तब मंगोलों ने अपने विशाल साम्राज्य के शासन और उसे नियंत्रित करने के लिए किन कौशलों का प्रयोग किया। ऐसे व्यक्ति जिसे अपने नैतिक और शासन के दैवी अधिकारों के प्रति इतना आत्मविश्वास था, चंगेज खान ने अपने अधिकार क्षेत्र में बसे हुए विविध सामाजिक धार्मिक समुदायों के साथ किस तरह संबंध रखा होगा। उसकी राज सत्ता के विकास में इस बहुविविधता प्लूरैलिटी का क्या हुआ। जो भी हो, मंगोलों तथा चंगेज खान की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को बेहतर ढंग से समझने के लिए ये उचित होगा कि हम अपनी चर्चा चंद साधारण प्रश्नों से शुरू करें, जैसे कि मंगोल कौन थे, वे कहाँ रहते थे, उनके संबंध किनके साथ थे और उनके समाज राजनीति के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। यानी कि हमें उसके बारे में पूरी तरीके से गहन पड़ताल करनी पड़ेगी। मंगोलों की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि, सोशल एंड पॉलिटिकल, है ना। इनका सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या था, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। मंगोल विविध जन समुदाय का एक निकाय था। ये लोग पूर्व में तातार, खितान और मंचू लोगों से और पश्चिम में तुर्की कबीलों से भाषागत समानता होने के कारण परस्पर संबंध थे। कुछ मंगोल पशुपालक थे, यानी कि पशुपालक थे जो पशुओं को पालते थे, और कुछ शिकारी संग्राहक थे, है ना, हंटर एंड गैदरर। पशुपालक घोड़ों, भेड़ों और कुछ हद तक अन्य पशुओं जैसे बकरी और ऊंटों को भी पालते थे। उनका यायावरीकरण मध्य एशिया की चारण भूमि स्टेपीज में हुआ, जो कि आज के आधुनिक मंगोलिया राज्य का भूभाग है। इस क्षेत्र का परिदृश्य आज जैसा ही अत्यंत मनोरम था और क्षितिज अत्यंत विस्तृत और लहरिया मैदानों से घिरा था, जिसके पश्चिमी भाग में अल्ताई पहाड़ों की बर्फीली चोटियां थीं। दक्षिण भाग में शुष्क गोबी का मरुस्थल और उसके उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में ओनोन और सेलंगा जैसी नदियों और बर्फीली पहाड़ियों से निकले सैकड़ों झरनों के पानी से सिंचित हो रहा था। पशुचारण के लिए यहाँ पर अनेक हरी घास के मैदान और प्रचुर मात्रा में छोटे मोटे शिकार अनुकूल ऋतुओं में उपलब्ध हो जाते थे। शिकारी संग्राहक लोग पशुपालक और कबीलों के आवास क्षेत्र में
के उत्तर में साइबेरियाई वनों में रहते थे। यहाँ पर देखेंगे ओनोन नदी के मैदान के बाढ़, है ना। ये क्या है? ओनोन नदी है, जो अभी हम बात की यहाँ पे पश्चिम क्षेत्र में ओनोन और सेलंगा जैसी नदियों, तो यहाँ पर ये उसका बाढ़ का मैदान बना हुआ है। वे पशुपालक लोगों की तुलना में अधिक गरीब होते थे और ग्रीष्म काल में पकड़े गए जानवरों की खाल के व्यापार से अपना जीविकोपार्जन करते थे। कौन? जो हंटर और गैदरर्स थे, है ना। इस पूरे क्षेत्र के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बहुत अंतर पाया जाता था, यानी कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता था और मिनिमम टेम्परेचर होता था, इसमें जो डिफरेंस था वो ज़्यादा हुआ करता था। कठोर और लंबे शीत के मौसम के बाद अल्पकालीन और शुष्क गर्मियों की अवधि आती थी। चारण क्षेत्र में साल की सीमित अवधियों में ही कृषि करना संभव था, परंतु मंगोलों ने अपने पश्चिम के तुर्कों के विपरीत कृषि कार्य को नहीं अपनाया। न ही पशुपालकों और न ही शिकारी संग्राहकों की अर्थव्यवस्था घने आबादी वाले क्षेत्रों का भरण पोषण करने में समर्थ थी। परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में कोई नगर नहीं उभर पाया। मंगोल तंबुओं और जरों में निवास करते थे, यानी कि अगर पूछ दिया जाए इनका घर कैसा हुआ करता था, तो तंबुओं में रहते थे जरों, और अपने पशुधन के साथ शीतकालीन निवास स्थल से ग्रीष्मकालीन चारण भूमि की ओर चले जाते थे। निर्याती और भाषाई संबंधों ने मंगोल लोगों को परस्पर जोड़ रखा था, पर उपलब्ध आर्थिक संसाधनों में कमी होने के कारण उनका समाज अनेक पितृपक्षी वंशों में विभाजित था। धनी परिवार विशाल होते थे, उनके पास अधिक संख्या में पशु और चारण भूमि होती थी। इस कारण उनके अनेक अनुयायी होते थे और स्थानीय राजनीति में उनका अधिक दबदबा होता था। समय समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाएं जैसे भीषण शीत ऋतु के दौरान एकत्रित की गई शिकार सामग्रियां और अन्य भंडार में रखी हुई सामग्रियां समाप्त हो जाने की स्थिति में अथवा वर्षा न होने पर घास के मैदानों के सूख जाने पर उन्हें चरागाहों की खोज में भटकना पड़ता था। इस दौरान उनमें संघर्ष होता था। पशुधन को प्राप्त करने के लिए वे लूटपाट भी करते थे। प्रायः परिवारों के समूह आक्रमण करने और अपनी रक्षा करने हेतु अधिक शक्तिशाली और संपन्न कुलों से मित्रता कर लेते थे और परिसंघ बना लेते थे। कुछ अपवादों को छोड़कर ऐसे परिसंघ प्रायः बहुत छोटे और अल्पकालिक होते थे। मंगोल और तुर्की कबीलों को मिलाकर चंगेज खान द्वारा बनाया गया परिसंघ 5वीं शताब्दी के अट्टिला मृत्यु 453 ईस्वी द्वारा बनाए गए परिसंघ के बराबर था। अट्टिला के बनाए गए परिसंघ के विपरीत चंगेज खान की राजनीतिक व्यवस्था बहुत अधिक स्थायी रही और अपने संस्थापक की मृत्यु के बाद भी कायम रही। यह व्यवस्था इतनी स्थायी थी कि चीन, ईरान और पूर्वी यूरोपीय देशों की उन्नत शस्त्रों से लैस विशाल सेनाओं का मुकाबला करने में सक्षम थी। मंगोलों ने इन क्षेत्रों में नियंत्रण स्थापित करने के साथ ही जटिल कृषि अर्थव्यवस्थाएं, नगरीय आवासों, स्थानबद्ध समाजों का बड़ी कुशलता से प्रशासन किया। मंगोलों ने अपने सामाजिक अनुभव और रहने के तरीके से इनसे बिल्कुल ही भिन्न थे। नीचे मध्य एशियाई स्टेपी क्षेत्र और तुर्क के मंगोल लोगों के कुछ महान परिसंघों की सूचना दी गई है। इन सारे परिसंघों ने एक ही क्षेत्र पर अधिकार नहीं जमाया और न ही ये क्षेत्रफल में समान थे और न ही इनका आंतरिक संगठन एक जैसा जटिल था। यद्यपि इनका यायावरी जन समुदाय के इतिहास पर विशेष प्रभाव पड़ा, परंतु चीन और समीपवर्ती क्षेत्रों पर इनका प्रभाव भिन्न भिन्न था। स्युंग नू तुर्क, जुआन मंगोल, एप्थलैटहुण मंगोल, तूचे तुर्क, उइगुर तुर्क 740 ईस्वी, खितान 940 ईस्वी मंगोल। यद्यपि यायावरी सामाजिक और राजनीतिक संगठन कृषि अर्थव्यवस्थाओं से बहुत भिन्न थे, पर ये दोनों समाज एक दूसरे की व्यवस्था से अनभिज्ञ नहीं थे। वास्तव में स्टेपी क्षेत्रों में संसाधनों की कमी के कारण मंगोलों और मध्य एशिया के यायावरों को व्यापार और वस्तु विनिमय के लिए उनके पड़ोसी चीन के स्थायी निवासियों के पास जाना पड़ता था। यह व्यवस्था दोनों पक्षों के लिए लाभकारी थी। यायावर कबीले खेती से प्राप्त उत्पादों और लोहे के उपकरणों को चीन से लाते थे और घोड़े, फर और स्टेपी के पकड़े गए शिकार का विनिमय करते थे।
उन्हें वाणिज्यिक क्रियाकलापों में काफी तनाव का सामना करना पड़ता था, क्योंकि दोनों पक्ष अधिक लाभ प्राप्त करने की होड़ में बेधड़क सैनिक कार्यवाही भी कर बैठते थे। जब मंगोल कबीलों के लोग साथ मिलकर व्यापार करते तो वे अपने चीनी पड़ोसियों को व्यापार में बेहतर शर्तें रखने के लिए मजबूर कर देते थे। कभी कभी ये लोग व्यापारिक संबंधों को नकार कर केवल लूटपाट करने लगते थे। मंगोलों का जीवन अस्त व्यस्त होने पर इन संबंधों में बदलाव आता था। ऐसी स्थिति में चीनी लोग अपने प्रभाव का प्रयोग स्टेपी क्षेत्र में बड़े आत्मविश्वास से करते थे। इन सीमावर्ती झड़पों से स्थायी समाज कमजोर पड़ने लगे। उन्होंने कृषि को अव्यवस्थित कर दिया और नगरों को लूटा। दूसरी ओर यायावर लूटपाट का संघर्ष क्षेत्र से दूर भाग जाते थे, जिससे उन्हें बहुत कम हानि होती थी। अपने संपूर्ण इतिहास में चीन को इन यायावरों से विभिन्न शासनकालों में बहुत अधिक क्षति पहुंची। यहाँ तक कि 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही अपनी प्रजा की रक्षा के लिए चीनी शासकों ने किलेबंदी करना प्रारंभ कर दिया था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर किलेबंदियों का एकीकरण सामान्य रक्षात्मक ढांचे के रूप में किया गया, जिसे आज चीन की महान दीवार के रूप में जाना जाता है। उत्तरी चीन के कृषक समाजों पर यायावरों द्वारा लगातार हुए हमलों और उनसे पनपते हुए अस्थिरता का और भय का यह प्रभावशाली चाक्षुष साक्ष्य है। यहाँ पर देख रहे होंगे कि चीन की महान वॉल दीवार है, यानी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चंगेज खान का जीवन वृत्त। अब हम बात करेंगे कि चंगेज खान की लाइफ के बारे में या उसकी बायोग्राफी के बारे में। चंगेज खान का जन्म कब हुआ था ये जानना जरूरी है। तो इसका जन्म 1162 ईस्वी के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनो नदी के निकट हुआ था। चंगेज खान का जो प्रारंभिक नाम था वो तेमुजिन था। इसके पिता का नाम एसुजेई था, जो कि कियात कबीले का मुखिया था। किस कबीले का? कियात कबीले के मुखिया थे इसके पिताजी। यह एक परिवारों का समूह था और बोरजिगिद कुल से संबंधित था। उसके पिता की अल्पायु में ही हत्या कर दी गई थी और उसकी माता ओलुन इके ने तेमुजिन और उसके सगे तथा सौतेले भाइयों का लालन पालन बड़ी कठिनाई से किया था। 1170 का दशक विपर्यायों से भरा था। तेमुजिन का अपहरण कर उसे दास बना लिया गया और उसकी पत्नी बोरटे का भी विवाह के उपरांत अपहरण कर लिया गया और पत्नी को छुड़ाने के लिए उसे लड़ाई लड़नी पड़ी। विपद के इन वर्षों में भी वह अनेक मित्र बनाने में कामयाब रहा। नवयुवक बोगू रचू उसका प्रथम मित्र था और सदैव एक विश्वसाथी के रूप में उसके साथ रहा। उसका सगा भाई आंडा जमुका भी उसका एक और विश्वसनीय मित्र था। तेमुजिन ने कैराइट लोगों के शासक व अपने पिता के वृद्ध सगे भाई तुगरिल उर्फ ओंग खान के साथ पुराने रिश्तों की पुनर्स्थापना की। यद्यपि जमुका उसका पुराना मित्र था, बाद में वह उसका शत्रु बन गया। 1180 और 1190 में के दशकों में तेमुजिन ओंग खान का मित्र रहा और उसने इस मित्रता का इस्तेमाल जमुका जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों को परास्त करने के लिए किया। जमुका को पराजित करने के बाद तेमुजिन में काफी आत्मविश्वास आ गया और वह अन्य कबीलों के विरुद्ध युद्ध के लिए निकल पड़ा। इनमें से उसके पिता के हत्यारे, शक्तिशाली तातार कैराइट और खुद ओंग खान, जिसके विरुद्ध उसने 1203 में युद्ध छेड़ा। 1206 ईस्वी में शक्तिशाली जमुका और नेमत लोगों के निर्णायक रूप से पराजित करने के बाद तेमुजिन स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में उभरा। उसकी इस प्रतिष्ठा को मंगोल कबीले के सरदारों की एक सभा कुरिलताई, यानी मंगोलों की एक जो सभा होती थी सरदारों की, उसको क्या बोलते हैं? कुरिलताई में मान्यता मिली और उसे चंगेज खान यानी समुद्री खान या सार्वभौम शासक की उपाधि के साथ मंगोलों का महानायक ग्रेट खान घोषित किया गया। खान 1206 ईस्वी में कुरिलताई से मान्यता मिलने से पूर्व चंगेज खान ने मंगोलों को एक सशक्त अनुशासित सैन्य शक्ति निम्नलिखित अनुभागों को देखें यानी के रूप में पुनर्गठित कर लिया था, जिससे उसके भविष्य में किए गए सैन्य अभियान की सफलता एक प्रकार से तय हो गई। उसकी पहली मंशा चीन पर विजय प्राप्त करने की थी, जो उस समय 3 राज्यों में विभक्त था। यानी चाइना कितने पार्ट में था? 3 राज्य पार्ट में डिवाइडेड था। वे प्रांत
वे थे उत्तर पश्चिमी प्रांतों के तिब्बती मूल के सिया लोग। जर्चियन लोगों के छीन राजवंश जो पेकिंग के उत्तरी चीन क्षेत्र का शासन चला रहे थे। सुंग राजवंश जिनका आधिपत्य में दक्षिणी चीन था। तो ये 3 पार्ट में क्या हुआ था, चीन बटा हुआ था उस समय। 1209 ईस्वी में सिया लोग परास्त हो गए, यानी कि जो तिब्बती मूल के थे तो वो कौन थे, सिया परास्त हो गए। 1213 ईस्वी में चीन की महान दीवार का अतिक्रमण हो गया। 1215 ईस्वी में पेकिंग नगर को लूटा गया। चीन वंश के विरुद्ध 1234 तक लंबी लड़ाइयां चली, पर चंगेज खान अपने अभियानों की प्रगति से खूब संतुष्ट था और इसलिए उस क्षेत्र के सैनिक मामले अपने अधीनस्थों की देखरेख में छोड़कर 1216 में मंगोलिया स्थित अपनी मातृभूमि में लौट आया। 1218 ईस्वी में कराखिता की पराजय के बाद जो चीन के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित तिएन शान की पहाड़ियों को नियंत्रित करती थी, मंगोलों का साम्राज्य अमू दरिया, तुरान और ख्वारिज्म राज्यों तक विस्तृत हो गया। ख्वारिज्म का सुल्तान मोहम्मद चंगेज खान के प्रचंड कोप का भाजक बना जब उसने मंगोल दूतों का वध कर दिया था। 1219 और 1221 ईस्वी तक के अभियानों में बड़े नगरों ओटरार, बुखारा, समरकंद, बल्ख, गुरगंज, मरू, निसापुर, हेरात ने मंगोल सेनाओं के सम्मुख समर्पण कर दिया। जिन नगरों ने प्रतिरोध किया उनका विध्वंस कर दिया गया। निसापुर में घेरा डालने के दौरान जब एक मंगोल राजकुमार की हत्या कर दी गई तो चंगेज खान ने आदेश दिया कि नगर को इस तरह विध्वंस किया जाए कि संपूर्ण नगर में हल चलाया जा सके। अपने प्रतिशोध यानी राजकुमार की हत्या के लिए को उग्र रूप देने के लिए ऐसा संहार किया जाए कि नगर के समस्त बिल्ली और कुत्तों को भी जीवित न रहने दिए। यानी कि ये स्टोरी, ये चीजें दिखाती हैं कि चंगेज खान कितना क्रूर था। मंगोल सेनाएं सुल्तान मोहम्मद का पीछा करते हुए अजरबैजान तक चली आई। कहां तक पहुंच गई, अजरबैजान तक, और क्रीमिया में रूसी सेनाओं को हराने के साथ साथ उन्होंने कैस्पियन सागर को घेर लिया। सेना की दूसरी टुकड़ी ने सुल्तान के पुत्र जलालुद्दीन का अफगानिस्तान और सिंध प्रदेश तक पीछा किया। सिंधु नदी के तट पर चंगेज खान ने उत्तरी भारत और असम मार्ग से मंगोलिया वापस लौटने का विचार किया, परंतु असह्य गर्मी, प्राकृतिक आवास की कठिनाई तथा उसके समन निमित्तज्ञ द्वारा दिए गए अशुभ संकेतों के आभास ने उसे अपने विचारों को बदलने के लिए बाध्य किया। अपने जीवन का अधिकांश भाग युद्धों में व्यतीत करने के बाद 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हो गई। उसकी सैनिक उपलब्धियां विस्मित कर देने वाली थी। यह बहुत हद तक स्टेपी क्षेत्र की युद्ध शैली के बहुत से आयामों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तन और सुधार करके उसके प्रभावशाली रणनीति में बदल पाने का परिणाम था। मंगोलों और तुर्कों के घुड़सवारी कौशल ने उसकी सेना को गति प्रदान की थी। घोड़े पर सवार होकर उसकी तीरंदाजी का कौशल अद्भुत था, जिसे उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जंगलों में पशुओं का आखेट करते समय प्राप्त किया था। उनके इस घुड़सवारी तीरंदाजी के अनुभव ने उनकी सैनिक गति को बहुत तेज कर दिया। स्टेपी प्रदेश के घुड़सवार सदैव फुर्तीली और बड़ी तेज गति से यात्रा करते थे। अब उन्हें अपने आसपास के भूभागों और मौसम की जानकारी हो गई, जिसने उन्हें अकल्पनीय कार्य करने की क्षमता प्रदान की। उन्होंने घोर शीत ऋतु में युद्ध अभियान प्रारंभ किए तथा अनेक नगरों और शिविरों में प्रवेश करने के लिए बर्फ से जमी हुई नदियों का राजमार्गों की तरफ प्रयोग किया। यायावर लोग अपनी परंपराओं के अनुसार प्राचीरों के आरक्षित शिविरों में पैठ बनाने में सक्षम नहीं थे, पर चंगेज खान ने घेराबंदी यंत्र और नेफ्ता बमबारी के महत्व को शीघ्र जाना। उसके इंजीनियरों ने उसके शत्रुओं के विरुद्ध अभियानों में इस्तेमाल के लिए हल्के चल उपस्कर लाइट पोर्टेबल इक्विपमेंट का निर्माण किया, जिसके युद्ध में घातक प्रभाव होते थे। मंगोलों द्वारा विनाश का आकलन। चंगेज खान के अभियानों के विषय में प्राप्त समस्त विवरण इस पर सहमत है कि जिन नगरों ने उसका प्रभुत्व स्वीकार नहीं किया, उन पर अधिकार जमाने के बाद वहां रहने वाले बहुत से लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया।
इनकी संख्या बहुत चौंका देने वाली है। 1220 ईस्वी में निसापुर पर आधिपत्य करने के में उसने लगभग 17,47,000, जबकि 1222 में हेरात पर आधिपत्य करने में 16 लाख और 1258 में बगदाद पर आधिपत्य करते समय 8 लाख लोगों का वध किया गया। छोटे नगरों में सापेक्षिक रूप से कम नरसंहार हुआ। नासा में 70,000, बैहाक जिले में 70,000 और कोहिस्तान प्रांत के तून नगर में 12,000 लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। मध्यकालीन इतिवृत्तकारों ने मृतकों की संख्या का अनुमान कैसे लगाया? इलखान के फारसी इतिवृत्तकार जुवैनी ने बताया कि मरो में 13 लाख लोगों का वध किया गया। उसने संख्या का अनुमान इस प्रकार लगाया कि 13 दिन तक लगभग 1,00,000 प्रतिदिन गिने जाते थे। नेक्स्ट बात करते हैं संपूर्ण सम्मुख पृष्ठ पर यूरोपीय कलाकारों द्वारा बर्बरों का कल्पित चित्र है। अब यहाँ पर बात की जाएगी, फिर से यहाँ पर कालक्रम दिया हुआ है, समय रेखा दी हुई है। लगभग 1167 ईस्वी तेमुजिन का जन्म यानी कि चंगेज खान का जन्म। 1160 से 70 के दशक के बीच दास्ता और संघर्ष के वर्ष। 1180 और 90 के दशक में संधि संबंधों का काल। 1203 से 27 विस्तार और विजय। 1206 तेमुजिन को चंगेज खान यानी मंगोलों का सार्वभौम शासक घोषित किया गया। 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हो गई। 1227 से 41 के बीच चंगेज खान के पुत्र ओगोदेई का शासनकाल रहा। 1227 से 60 के बीच में 3 महान खानों का शासन और मंगोल एकता की स्थापना। 1236 से 42 बाटू के अधीन रूस, हंगरी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया पर आक्रमण। बाटू चंगेज खान के सबसे बड़े पुत्र जोची का पुत्र था। 1246 से 49 में ओगोदेई के पुत्र गुयुकू का काल। 1251 से 60 मोंके चंगेज खान और के पौत्र तुलु के पुत्र का काल। 1253 से 55 मोंके के अधीन ईरान और चीन में पुनः आक्रमण। 1257 से लेकर 1267 के बीच में बाटू के पुत्र बरके का राज्यकाल। सुनहरा गिरोह गोल्डन हॉर्ड का नेस्टोरियन ईसाई धर्म से इस्लाम धर्म की ओर पुनः प्रवृत्त होना। 1350 के दशक में उनका इस्लाम में निश्चयात्मक रूप से धर्मांतरण हुआ। इल खान के विरुद्ध गोल्डन हॉर्ड और मिस्र देशों की मैत्री का प्रारंभ हुआ। फिर यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक फिगर बना हुआ है यायावर साम्राज्य से संबंधित, कैसे यहाँ पर प्रताड़ित करके मारा जा रहा है। ये देखिए, काट रहे हैं इसको। बगदाद पर 1258 ईस्वी, यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है कि बगदाद पर अधिकार और अब्बासी खिलाफत का अंत। मोंके के छोटे भाई हुलेगू के अधीन ईरान में इल खानी राज्य की स्थापना। जोचिन और इल खान के मध्य संघर्ष का प्रारंभ। 1260 की बात करें तो यहाँ पर पेकिंग में महान खान के रूप में कुबलई खान का राज्यारोहण। इंपॉर्टेंट है ये कुबलई खान। चंगेज खान के उत्तराधिकारियों में संघर्ष। मुगल राज्य अनेक स्वतंत्र भागों में अनेक वंशों में विभक्त हुआ। तोलई, चगताई और जोची ओगादेई का वंश पराजित हो गया और तोलियुद में मिल गए। तोलियुद चीन का युआन वंश और ईरान का खल इलखानी राज्य, यानी कि तोलियुद क्या था? चीन का युआन वंश और ईरान का इलखानी राज्य। चगताई उत्तरी तुरान के स्टेपी क्षेत्र और तुर्किस्तान में रूसी स्टेपी क्षेत्र में जोचिद वंश थे। उन्हें पर्यवेक्षक गोल्डन हॉर्ड के नाम से वर्णन करते थे। अब यहाँ पर बात करेंगे 1295 से 1304 ईस्वी। ईरान में इलखानी शासक गजन खान का शासनकाल। उसके बौद्ध से इस्लाम में धर्मांतरण के बाद धीरे धीरे अन्य इलखानी सरदारों का भी धर्मांतरण होने लगा। 1368 में चीन में युआन राजवंश का अंत। चीन में युआन राजवंश का अंत कब हुआ? 1368 ईस्वी में हुआ। 1370 से 1405 तैमूर का शासन। बर्लास तुर्क होते हुए उसने चगताई वंश के आधार पर अपने को चंगेज खान का वंशज बताया। उसने स्टेपी साम्राज्य की स्थापना की। टोलू राज, चगताई और जोची राज्यों के कुछ हिस्से उसने चीन को छोड़कर
को सम्मिलित करते हुए उसने स्टेपी क्षेत्र में एक साम्राज्य का गठन किया। उसने अपने को गुरुगेन शाही दामाद की उपाधि से विभूषित किया और चंगेज खान के कुल की एक राजकुमारी से विवाह किया। अब यहाँ पर 1495 से 1530 जहीरुद्दीन बाबर, जो तैमूर और चंगेज खान का वंशज था, फरगना और समरकंद के तैमूरी क्षेत्र का उत्तराधिकारी बना। यानी कि ये कौन है? ये बाबर है जो भारत में आता है। ठीक है, जहीरुद्दीन बाबर इसका नाम था। फिर उसके बाद वहां से ये खदेड़ा गया, काबुल पर कब्जा किया और 1526 में दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर जमाया। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी? जहीरुद्दीन बाबर, यानी बाबर ने यहाँ आ गया। 1500 ईस्वी में जोची के कनिष्ठ पुत्र सिबान का वंशज शैबानी खान द्वारा तुरान पर आधिपत्य। तुरान में शैबानी सत्ता, शैबानियों को उज्बेक भी कहा जाता था, जिनके नाम से वर्तमान उज्बेकिस्तान का नाम पड़ा, को सुदृढ़ किया और इस क्षेत्र में बाबर और तैमूर के वंशजों को खदेड़ दिया। चीन के मंचुओं ने मंगोलिया पर विजय प्राप्त की कब? 1759 में, और फिर 1921 में मंगोलिया का गणराज्य बना। चंगेज खान के उपरांत मंगोल। चंगेज खान की मृत्यु के पश्चात हम मंगोल साम्राज्य को दो चरणों में विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ तक आज हम इसको डिस्कस करेंगे, यानी कि इस पार्ट में चंगेज खान के उपरांत मंगोल, इसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।